नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज पटना वासियों को आर ब्लॉक चौराहे से जीपीओ गोलंबर तक नए फ्लाईओवर का तोहफा मिलने जा रहा है। इस नए फ्लाईओवर का उद्घाटन आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस फ्लाईओवर के खुल जाने से कंकड़बाग, करबिगहिया, बुद्ध मार्ग और एयरपोर्ट जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही कंकड़बाग से गांधी मैदान या एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट में तय हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने पुलिस के बल पर सशस्त्र पुलिस बिल को पास कराया। चाहते क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। बिहार विधानसभा और उसके अगले दिन विधान परिषद में जिस ढंग से लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में सीएम नीतीश के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर बिहार के लोगों में भी गुस्सा है। मंगलवार को विधानसभा में संसदीय मर्यादा तार तार हुई। बुधवार को विधान परिषद में भी विपक्ष ने यही किया और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। और तुमको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो? नहीं होना चाहिए। ये स्वस्थ राजनीति का कोई कारण नहीं है। भागलपुर के प्रदीप पचौरीवाला का कहना है कि काश ये लोग पढ़े लिखे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। चिल्लाने, हंगामा करना और ना पढ़ना, खाली बोलना है काला कानून है, काला कानून, ये तो मानसिकता उसकी दिखाती है कि वो जाहिल है। ये खगड़िया के लोगों का कहना है कि अभी तेजस्वी यादव में अनुभव की कमी है, जो विधानसभा के अंदर और तेजस्वी के ट्वीट में दिखाई देता है। विरोध करने का और भी तरीका है। ये तेजस्वी जी जो भी निर्लज शब्द का जो प्रयोग किया, कहीं न कहीं उनको अनुभवहीनता की कमी दिख रही है। एक संवैधानिक पद का एक गरिमा होती है, उस गरिमा को वो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखे। विरोध करने का तरीका अलग अलग होता है सर। अब शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये गरिमा है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कोई भी सब व्यक्ति इसको सही नहीं मानेगा। गया के संतोष कुमार का कहना है कि विधानसभा में विधायकों का हंगामा और तेजस्वी की भाषा बताती है कि आरजेडी के लोग अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलना नहीं चाहते। राजद अपना पुराना छवि को बरकरार रखे हुए है और वही अपना गुंडागर्दी की भाषा में लोग अपना लगे हुए हैं। विधायकों ने जिस ढंग से विधानसभा में हंगामा किया, उस पर गया के लोगों का कहना है कि आजकल जैसे जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। बहुत ज्यादा राजनीतिक लोग से उम्मीद नहीं रखना है। अब यही कल्चर अडॉप्ट कर लेना लोग। जो असामाजिक तत्व को टिकट दिया जाता है, तो जा करके क्या दुर्गा पाठ करेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ेगा? मुजफ्फरपुर के लोगों ने भी राजनीति में टूटती भाषाई मर्यादा पर चिंता जताई है। में ऐसे शब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से अशिष्ट शब्दों का प्रयोग राजनीति में बढ़ती जा रही है, वह कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है। विपक्ष की हरकत और तेजस्वी यादव की भाषा को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग ऐसा न करने की नसीहत भी दे रहे हैं। काश की ऐसी नसीहत को बिहार के विपक्षी नेता भी समझ पाते, उस पर अमल कर पाते, लेकिन नहीं, उन्हें तो हर मुद्दे पर सियासत चमकानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में विपक्ष की गुंडागर्दी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। जेडीयू समर्थकों ने आज तेजस्वी के स्कूल में एडमिशन के लिए एक स्कूल में आवेदन दिया।
तख्ती और बैनर लेकर जेडीयू समर्थक पटना के शेखपुरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल को आवेदन दिया। जेडीयू समर्थकों का कहना है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उन्हें आगे पढ़ाई की जरूरत है। बिहार सरकार की ओर से इन दिनों प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है। हालांकि स्कूल में एडमिशन कराने पहुंचे जेडीयू समर्थकों से प्रिंसिपल ने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, अगर तेजस्वी दाखिला लेना चाहेंगे तो उनको स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। बता दें कि जेडीयू समर्थकों ने जिस स्कूल में तेजस्वी के एडमिशन का आवेदन दिया है वहां 8वीं तक की पढ़ाई होती है। साथ में यहां मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्पेशल कक्षा लगती है। और पटना का रुख करते हैं। पटना वासियों को आज बड़ा तोहफा, एक फ्लाईओवर का तोहफा मिलने जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर तक सीधे फ्लाईओवर का ये बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार राजधानी वासियों को सीएम नीतीश कुमार की ओर से, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर तक अब डायरेक्ट फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं। जाम से निजात मिलेगी। बेली रोड पर ट्रैफिक जाम का दबाव कम होगा। साथ ही हवाई अड्डा जाने वालों को के लिए भी राहत मिलेगी। कंकड़बाग से भी आने वाले को राहत मिलेगी। करबेगहिया जाने वालों को भी राहत मिलेगी, ये नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने के बाद से। तो लगातार राजधानी पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछता जा रहा है और इस फ्लाईओवर के जाल की वजह से जो ट्रैफिक जाम का झंझट राजधानी पटना में दशकों से लोगों को झेलना पड़ रहा था, वो झंझट से निपटारा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं, सुनते हैं। और हम लोग इसको देखेंगे और आप जानते हैं कि आज यही नहीं देखेंगे बल्कि और जगह के लिए जो पहले से प्रस्तावित है उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जाकर के देखेंगे। तो मेरा काम नहीं रहता, तो इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, इनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। ये काम हो गया और लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुँचेगा। इस एरिया से निकल करके कोई अगर खैबराबाद जाना चाहेगा तो कितनी सुविधा। इस तरह से तो देख ही रहे, हम लोग का काम तो विकास का ही है। सब लोगों को सहूलियत हो, इसी में हम लोगों की दिलचस्पी रहती है और इसी काम को लगाए रहते हैं। और जब भी कोई काम हम लोगों ने शुरू से ही किया है तो ये महसूस करते हुए इसके लिए और क्या विशेष तौर पर करना चाहिए, उसके लिए देख करके फिर उसका अध्ययन कराते हैं, उसका डिजाइन तैयार होता है, उसको स्वीकृति मिलती है और फिर काम होता है। आप देख रहे हैं कि पटना का दृश्य, कोई पटना छोड़ करके पहले बाहर गया है और लौट करके वर्षों के बाद पटना में आता है तो उसको तो आश्चर्य होता है कि भाई कैसा कैसा जगह, कितना फ्लाईओवर बना हुआ है, कैसी चीजें पटना में बन गई। अगर देख रहे हैं कि पटना की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है और कितने लोग यहाँ सुविधा हो गई है, इसलिए यहाँ का व्यापार भी बढ़ा है और लोगों का घर कितना बना है। तो सब कुछ तो वही और उसके पीछे यही कारण है कि और इसके आगे भी जहाँ जहाँ जरूरी है उस काम के लिए हम लोग सब प्रयास करते हैं। आप सब लोग भी आ गए उसको देखने के लिए, इसके लिए आप सब सीएम नीतीश कुमार ये कहते हुए कि जो लोग पटना बरसों पहले गए छोड़े होंगे और पटना अगर वो अब आए तो शायद उन्हें यकीन नहीं होगा कि इतना बदलाव राजधानी पटना में हो गया है, क्योंकि 10-15 साल पहले पटना में सिर्फ और सिर्फ रेंगती गाड़ियां और ट्रैफिक जाम ही नजर आ रहा था। मीडिया से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अनीता सिन्हा का सर प्रकाश नगर गुमटी का सर
प्रभावित होगा यार करवाया। अरे ऐसे कहा भी क्या बात है? 3 से 4 लाख जनता उससे प्रभावित होगा। लेवे के फेरा में अपने आप से कर्मियों की भीड़ है। नीतीश कुमार वहां खड़े भी हैं जवाब देने के लिए, लेकिन भीड़ के कारण वहां कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये फ्लाईओवर दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, यही फ्लाईओवर है। अब आपको कंकड़बाग जाना हो, मीठापुर जाना हो और या फिर गांधी मैदान या हवाई अड्डा, बहुत कम दूरी और बहुत आसानी से आप चले जाएंगे बिना ट्रैफिक जाम के झंझट के। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा से खबर है, दरभंगा में 7 घरों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान घर में आग लगी। आगजनी की यह घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की है। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण लगी। 7 घरों में आग लगी और वो घर धू-धू कर जलते हुए आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां चप्पल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस भीषण आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि अंसार मोहल्ला स्थित चप्पल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। पटना के कंकड़बाग में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक में आग लगा दी। लोगों के हंगामे के कारण सड़क पर भीषण जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि 0 माइल से लेकर मीठापुर बस स्टैंड के बीच अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। तो भड़के लोगों ने ट्रक में आग लगाई है। सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हुई और इसी ट्रक से टक्कर के बाद मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया, बवाल काटा और इस ट्रक में आग लगा दी। और सीधे रुक करते हैं आपको डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को लेकर कुछ जानकारी भी बात करें, तथ्यों पर करें। आप अपना जो प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक कर दीजिए ना। पूरे एक्ट के अंदर जो है वो यूज ऑफ फोर्स की बात कहीं लिखी नहीं हुई है। अच्छा। जो चीजें क्लैरिफाई की गई हैं उसको समझने की बात है कि जो सरकार के द्वारा खास प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नोटिफाइड जो कर दिया जाएगा और उसमें जब हमारे विशेष सशस्त्र बल की तैनाती होगी, मात्र उसी ड्यूटी के लिए उसी जो है वो जो कोई एंटिटी है उसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। चलिए, इस पर मेरा काउंटर सवाल ये है सर। और अच्छा, आप पूरा कर लीजिए। कि जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट है, आपने कहा कि महाबोधि टेम्पल है, और एक चर्चा जो विधानसभा में होती है जिसे क्लियर करना बड़ा स्पष्ट है कि पुलिस किसी के भी घर में घुस जाएगी। आपने एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी करी, आपने महाबोधि टेम्पल में गिरफ्तारी करी, या कोई नोटिफाइड जहां आपने किया है कि यहाँ बीएमपी जो स्पेशल आर्म फोर्स रह जाते हैं, आपने गिरफ्तारी करी, क्या उसके बाद फॉलो ऑफ एक्शन में जो एक्यूज है उनके घर तक पहुंचेंगे? ये फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम होगा। ये बात क्लैरिफाई ऑलरेडी कर दी है हमारे एसीएस होम साहब ने कि उसको गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय पुलिस को दे देना है उसको। कितने देर में? ये भी एक बहस का विषय है। नहीं, इसमें बहस कुछ नहीं है, यथाशीघ्र दिया जाएगा। और जो या तो थाना का कोई अगर पदाधिकारी वहां ऑलरेडी है तो उसको वहीं दे देंगे, नहीं तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पर यथाशीघ्र पहुंचा देना है। इसमें कोई बात ही नहीं। पहले एक नियम बना है कि 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में हाजिर करना है।
इसमें क्या होगा? आप देखिए फिर दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं जी। आप जो हमारी स्थानीय सिविल पुलिस के अनुसंधान के क्रम में सीआरपीसी के जो प्रावधान हैं उनको इसका जो बहुत ही लिमिटेड काम के लिए इसको लगाया गया है, उन दोनों को शायद मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं हमारे जो डीजी साहब है ना, जरा ये और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे दोनों चीजों को। लीजिए अगर आप इसकी एक्ट का आप देखेंगे तो उसकी जो धारा है जो इस प्रश्न से संबंधित है उसको आप पढ़ लेंगे, उस धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। इसको सर्कुलेट भी करा हाँ, सब कर देंगे, मिल जाएगा। आप इसमें ये लिखा हुआ है धारा 9 गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। तो 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए, उससे भी कड़ा समय इसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है। मैं इस पर थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं एक मिनट स्पष्ट करना एक मिनट मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। यह प्रावधान मात्र इसलिए किया गया है कि अगर हवाई अड्डा में कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसे अरेस्ट करना है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद उसको मात्र सीधे हैंडओवर कर देना है। अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर है तो उसको करना है ताकि उसको जाना नहीं पड़े। वहां तो सिक्योरिटी में, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में लगा है, तो अगर पुलिस ऑफिसर वहां है थाने का तो उसे तुरंत कर देना है, और अगर नहीं वहां है तो एक आदमी को भेज के हैंडओवर थाने को कर देना है। और जो अरेस्ट करता है यही विशेष सशस्त्र पुलिस, वो रिपोर्ट देगा थाने को कि इस आदमी को क्यों, किस परिस्थिति में अरेस्ट किया गया। आगे का सारा अनुसंधान जो जिला पुलिस वही करेगा। इसका कोई प्लीज गो अहेड। The airport comes under the Central Industrial Security Force. So if anything happened in the airport or the Bodhi temple or anywhere, so kindly make it. I can answer. If somebody attacked and CISF take actions and he nabbed that person, and he will hand it to you. Just 1 minute. I think you. एक मिनट. I think you have come a little late for. I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police. And the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly, sir. Patna airport comes under the CISF. This will not apply to Patna airport. This will not apply to Patna airport. This will only apply to the installations and locations where the state government by order defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. Sir, my question to you is that 197 says that if any police officer or any government official commits any offence during the discharge of his duties, then the courts cannot take cognizance of this. लेकिन आपका सेक्शन 15 कहता है किसी भी अपराध का संज्ञान पुलिस नहीं ले सकती, कोर्ट नहीं ले सकती। इसमें ये राइडर आप आधा पढ़ रहे हैं, प्लीज पूरा पढ़ दीजिए। नहीं पूरा पढ़िए ना भाई, पहले पूरा पढ़ दीजिए। इसमें ये राइडर जो था आप पूरा पढ़ दीजिए। आप अरे भाई आप पूरा तो पढ़ लीजिए।
आप पूरा पढ़िए ना, आधी अधूरी बात क्यों कह रहे हैं, पूरा पढ़ दीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? 197 से आप धारा 15 है इस एक्ट की, तो आप उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपने उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, जिसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है देन द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित है। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी उसमें। ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई। मैं करूंगा क्लियर, अभी भी बच रहा है, आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है, केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है, ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल, क्योंकि इनकी ड्यूटीज की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते हैं अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए। तो बिहार विशेष सशस्त्र बिल पर, एक्ट पर डीजीपी और आरएस भट्टी, बीएमपी के डीजी और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई देते हुए कि इसका सामान्य पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।